Hello, Vachu. Welcome you all into Jhari Academy. So let's start the work of class 10th SST revision. So today we are going to do the federalism. Federalism, the chapter from the civics. So class 10th. So let's do the revision of it. So what's the meaning of federalism? Federalism आपके पास क्या है? A system government in which the power is divided between a center authority and various constituted units of the country. देखिए हमारे पास क्या है? फेडरलिज्म ऐसा सिस्टम होता है जिसमें जो पावर है दैट शुड बी डिवाइडेड इनटू सेंटर एंड स्टेट में जो है इट शुड बी डिवाइडेड। ठीक है, पावर जब आपके पास डिवाइडेड होगी दैट इज नोन एज फेडरलिज्म। वन गवर्नमेंट, इसमें क्या हो सकता है? वन गवर्नमेंट फॉर द एंटायर कंट्री, एक गवर्नमेंट जो है पूरी कंट्री के लिए हो सकती है। अनदर गवर्नमेंट कैन बी फॉर द अनदर लेवल ऑफ स्टेट्स। बोथ लेवल एंजॉय देयर पावर ऑफ इंडिपेंडेंट पावर इंडिपेंडेंटली। फॉर एग्जांपल जैसे इंडिया में अगर हम बात करेंगे तो ओवरऑल इंडिया में जो वर्क है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर है। जितनी भी स्टेट्स हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर है। हमारे 28 स्टेट्स हैं, दे आर अंडर द सेंट्रल गवर्नमेंट। बट हर जो स्टेट है उसकी अपनी भी गवर्नमेंट है, अपनी लेजिस्लेटिव असेंबलीज है, अपने लॉ बनाते हैं एंड ओवरऑल जो है वो कहाँ पे है? हमारे पास सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर रहते हैं। तो इस तरह से फेडरलिज्म में पावर शेयर की जाती है। अब फेडरलिज्म में पावर शेयर क्यों की जाती है? सो दैट वर्क को इजीली किया जा सके। अब देखिए हमारे पास इंडिया जो है, इंडिया इज सच अ लार्ज कंट्री। सेकेंड हमारा जो है पॉपुलेटेड जो है हमारी कंट्री है वर्ल्ड में। अगर हम देखेंगे तो इतनी बड़ी कंट्री में वर्क को करना दैट्स नॉट वेरी इजी। सो इसलिए क्या किया गया है कि हमारी जो स्टेट डिवाइड है, जितनी हमारी बाइफर्केशन हुई है, इनकी डिवीजन हुई है, उसको उससे क्या है वर्क करना आसान हो जाता है। तो फेडरलिज्म से वर्क जो है काफी इजी हो जाता है। सो वी आर हैविंग द टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट, फेडरल गवर्नमेंट एंड यूनाइटेड गवर्नमेंट। देखिए फेडरल गवर्नमेंट क्या होता है? दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट पावर शेयर, ठीक है, पावर शेयर होती है डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट में। सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट जो है, सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट को ऑर्डर दे सकती है कि उन्हें कुछ करना है, ठीक है। एंड जो स्टेट गवर्नमेंट हैज पावर इट्स ओन विच दे वर नॉट आंसरेबल टू द सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। अब यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट जो है उसकी अपनी भी पावर्स होती है एंड स्टेट गवर्नमेंट जो है सेंट्रल गवर्नमेंट को रिस्पॉन्सिबल नहीं होती है। बोथ गवर्नमेंट है सेपरेटली आंसरेबल टू पीपल, ठीक है, सेपरेटली आंसरेबल होती है। स्टेट गवर्नमेंट है तो वो अपनी स्टेट के लोगों को आंसरेबल होएगी, कोई भी उनको जो वर्क कर रहे हैं। एंड जो हमारे पास सेंट्रल गवर्नमेंट है वो भी लोगों को रिस्पॉन्सिबल होगी, मतलब ओवरऑल जो है लोगों को दोनों गवर्नमेंट जो है रिस्पॉन्सिबल होंगी। यूनाइटेड गवर्नमेंट क्या होता है? वन लेवल और सब यूनिट्स। इसमें क्या होएगा? एक लेवल है या सब यूनिट्स होती है। सेंट्रल गवर्नमेंट जो है पास कर सकते हैं ऑर्डर्स प्रोविंशियल एंड लोकल गवर्नमेंट्स को, जो उनको मानने पड़ते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपके पास बन रहा है फीचर्स, व्हाट आर द फीचर्स ऑफ द फेडरलिज्म। तो क्वेश्चन कैन कम, क्वेश्चन आपके पास कैसे मोल्ड होके आ सकता है, बट द आंसर यू हैव टू डू देयर। टू और मोर लेवल्स गवर्नमेंट होता है फेडरलिज्म में। डिफरेंट टायर्स गवर्नमेंट के जो है वहां पर गवर्न द सेम सिटीजन। देखिए अब इंडिया में अगर हमारे पास सेंट्रल गवर्नमेंट है तो सेंट्रल गवर्नमेंट इंडिया के ऊपर रूल कर रही है, बीजेपी गवर्नमेंट हमारे पास रूल कर रही है। अब ऐसा नहीं है कि बीजेपी गवर्नमेंट जो है वो सिर्फ सेंटर में रूल कर रही है, तो बीजेपी गवर्नमेंट जो है वो हमारे पास पंजाब या हरियाणा जो भी अलग अलग स्टेट्स हैं उनके ऊपर भी रूल कर रही है। तो डिफरेंट टायर्स गवर्नमेंट है बट लोग एक ही हैं जिनके ऊपर जो है रूल किया जा रहा है। नेक्स्ट वन है ईच टायर हैज डिफरेंट, ईच टायर हैज डिफरेंट एंड ओन यूरिसडिक्शन, ठीक है। हर टायर, हमारे पास सेंट्रल लेवल है, स्टेट लेवल है, तो हर टायर में क्या है? वी आर हैविंग देयर ओन यूरिसडिक्शन। सेंट्रल लेवल के ऊपर वी आर हैविंग द सुप्रीम कोर्ट एंड स्टेट लेवल के ऊपर वी आर हैविंग द हाई कोर्ट्स एंड द डिस्ट्रिक्ट लेवल वी आर हैविंग द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स। सो यूरिसडिक्शन ऑफ द टायर्स ऑफ द गवर्नमेंट, jurisdiction of the tiers of the government are specified in the constitution। हमारे constitution में हर जो इस चीज को डिफाइन अच्छे तरीके से किया गया है। नेक्स्ट वन इज fundamental provisions of the constitution cannot be unilaterally changed by one level of government। देखिए हमारे पास फंडामेंटल प्रोविजंस जो है कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज करने की जो भी हमारे पास रिक्वायरमेंट्स है उसमें अपने आप जो है कोई चेंजेस नहीं किए जा सकते। उसके लिए क्या है आपके पास दोनों कंसेंट जो है वो लोगों का कंसेंट और गवर्नमेंट का जो है दोनों लेवल का कंसेंट जो है वो चाहिए। कोर्ट्स कैन इंटरप्रेट इन द कॉन्स्टिट्यूशन एंड पावर्स ऑफ डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है। कोर्ट्स हमारे पास सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, ये कॉन्स्टिट्यूशन में इंटरप्रिटेशन कर सकते हैं
एंड हाईएस्ट कोर्ट जो रिस्ट्रिक्शन की है दैट इज देयर डिसीजन इज द फाइनल डिसीजन। जो हमारे पास जैसे सुप्रीम कोर्ट है दैट इज द हाईएस्ट कोर्ट ऑफ डिसीजन इन इंडिया, सो द डिसीजन टेकन बाय द सुप्रीम कोर्ट दे आर द last decision. Sources of revenue for each level of government are clearly specified in the constitution. देखिए sources of revenue कहाँ से अपना revenue collect करेंगे, tax collection होएगी, they are the separate for the central government that is already mentioned, and the subjects are mentioned in the constitution, and for the state government the subjects are also mentioned in the constitution. नेक्स्ट वन है व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ द फेडरल सिस्टम। ठीक है, हमारे पास ऑब्जेक्टिव क्या है हमारे फेडरल सिस्टम का। So the objective is to safeguard and promote the unity of the country। देखिए फेडरल सिस्टम क्यों इंट्रोड्यूस किया गया, पावर शेयरिंग क्यों की गई, सो दैट इंडिया में जो यूनिटी है वो बनाई जा सके, से यूनिटी को बरकरार रखा जा सके एंड अकोमोडेट द रीजनल डाइवर्सिटी। एज वी नो दैट इंडिया इज अ country where we are having different languages, different culture is there of the people, so कल्चर है, लैंग्वेज है, वी आर हैविंग मैनी डिफरेंसेस। तो रीजनल डाइवर्सिटी को किस तरह से अकोमोडेशन किया जाएगा, दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द फेडरलिज्म। नेक्स्ट वन है टू टाइप्स ऑफ फेडरेशन। तो हमारे पास जो है फेडरेशन कितने टाइप की होती है, वी आर हैविंग टू टाइप ऑफ फेडरेशन। दिस अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो इसको जरूर कीजिएगा आप। कमिंग टुगेदर फेडरेशन होती है और एक हमारे पास है होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन। देखिए कमिंग टुगेदर फेडरेशन में क्या होगा, इंडिपेंडेंट स्टेट्स होती है कमिंग टुगेदर ऑन देयर ओन टू फॉर्म अ बिगर यूनिट। अब इसमें क्या होएगा, अगर आपके पास कोई गवर्नमेंट है, अब यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट की अगर हम बात करें तो ये क्या करेंगे, ये आपस में यूनाइट होंगे टू फॉर्म द सेंट्रल गवर्नमेंट, द मेन गवर्नमेंट। ठीक है, अगर होल्डिंग टुगेदर की बात करेंगे तो पावर इज डिवाइडेड बिटवीन द lower units. For example, we are having the central government, then the power is with the state government, then they have given the power to the district government, and afterwards we are having the panchayats and the municipalities. So different levels होंगे यहाँ पर। By this they can increase their security and sovereignty। ठीक है, अब इससे क्या हो सकता है, हमारे पास कमिंग टुगेदर फेडरेशन से क्या हो सकता है कि वो जो कंट्रीज हैं ये अपना सॉवरेनिटी यानी कि अपनी फ्रीडम को भी बढ़ा सकते हैं एंड अपनी सिक्योरिटी को भी बढ़ा सकते हैं। अब यहाँ पे होल्डिंग टुगेदर में क्या होगा, सेंट्रल गवर्नमेंट ही मेन स्ट्रांग होगी, सेंट्रल गवर्नमेंट ही सबसे ज्यादा स्ट्रांग होगी, जिससे वो क्या करेगी बाकी सारी स्टेट्स के ऊपर। अब देखिए सेंट्रल गवर्नमेंट यहाँ पे जो भी हमारे पास गवर्नमेंट डिसीजन लेती है वही स्टेट गवर्नमेंट्स को आगे फॉलो करना पड़ता है। सो नेक्स्ट हमारे पास अगर एग्जांपल की बात करें तो विच कंट्रीज एग्जांपल्स आर द यूएसए, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रेलिया कमिंग टुगेदर में है, एंड इंडिया, स्पेन एंड बेल्जियम वी आर हैविंग इन द होल्डिंग टुगेदर। सो कमिंग टुगेदर में स्टेट्स आर इक्वली पावरफुल लाइक द सेंटर। कमिंग टुगेदर में अगर आपके पास ए स्टेट है तो देन ए स्टेट जो है इट्स हैविंग सेम पावर एज द सेंटर इज हैविंग, बट यहाँ पे आपके पास क्या है, सब यूनिट्स आर ग्रांटेड स्पेशल पावर्स जस्ट लाइक इन इंडिया। इंडिया में जम्मू कश्मीर को स्पेशल पावर्स दी गई हैं। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द कमिंग टुगेदर एंड holding together. Next question is what make India federal country? This question was also there in the CBSE sample paper. It's a very important question. Question कैसे मोल्ड होके आपके पास आ सकते हैं? So we are having इंडिया कैसे फेडरल कंट्री है, इसमें 3 टायर सिस्टम है। कैसा सिस्टम है, वी हैव सेंट्रल गवर्नमेंट ने पावर शेयर किया स्टेट गवर्नमेंट से, स्टेट गवर्नमेंट ने लोकल गवर्नमेंट को। ठीक है, सो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव पावर्स, हमारे पास जो लेजिस्लेटिव पावर्स जो लॉ बनाने की पावर्स है वहां पे भी डिवीजन है। तो यूनियन लिस्ट है हमारे पास। यूनियन लिस्ट क्या होता है, यूनियन गवर्नमेंट। यूनियन लिस्ट में क्या है, आपके पास कॉन्स्टिट्यूशन में सब्जेक्ट्स है जिनके ऊपर स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट जो है लॉ बनाती है। तो यूनियन गवर्नमेंट के अंदर यूनियन लिस्ट में जो सब्जेक्ट्स हैं उनके ऊपर यूनियन गवर्नमेंट यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट ही लॉ बना सकती है, स्टेट गवर्नमेंट नहीं बनाती है। स्टेट गवर्नमेंट स्टेट लिस्ट होएगा उसमें स्टेट गवर्नमेंट ही बनाएगी। तो क्या क्या आते हैं यूनियन लिस्ट में, डिफेंस है, बैंकिंग है, फॉरेन अफेयर्स है, हमारे पास करेंसी है, कम्युनिकेशन है, रेलवे है। सो ऑल दीज टाइप्स आर कमिंग इन द यूनियन गवर्नमेंट। वी नीड अ यूनिफॉर्म पॉलिसी ऑन द मैटर्स बिकॉज अच्छा व्हाई डू वी नीड व्हाई द फॉरेन डिफेंस, बैंकिंग, फॉरेन अफेयर्स, करेंसी, कम्युनिकेशन दे आर अंडर द यूनियन लिस्ट। देखिए क्योंकि ये सारे नेशनल इंपॉर्टेंस के सब्जेक्ट्स हैं। डिफेंस इज इंपॉर्टेंट, बैंकिंग इंपॉर्टेंट है, फॉरेन अफेयर्स इंपॉर्टेंट है, करेंसी इंपॉर्टेंट, दैट्स व्हाई जो सब्जेक्ट्स विच आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द यूनियन गवर्नमेंट, तो उनको यूनियन गवर्नमेंट को ही रूल बनाने के लिए कहा गया है। तो ऐसा हमारे पास 100 सब्जेक्ट्स हैं। स्टेट लिस्ट की बात की जाए तो इट कंटेन्स द सब्जेक्ट्स और लोकल इंपॉर्टेंस। जैसे लोकल इंपॉर्टेंस के एक स्टेट के जो भी हमारे पास
सब्जेक्ट्स होंगे, जैसे पुलिस है, एग्रीकल्चर है, ट्रेड है, कॉमर्स है, इरिगेशन है। स्टेट गवर्नमेंट अलोन कैन मेक लॉ ऑन दी सब्जेक्ट्स, ठीक है। स्टेट गवर्नमेंट क्या करती है, इनके ऊपर लॉ बनाती है। अब देखिए, अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास आ जाता है, पुलिस आ जाएगी, एग्रीकल्चर। अब हर स्टेट का अपना पुलिस एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है, अपना एग्रीकल्चर है, उसके लिए सेंटर लॉ नहीं बना सकती है, तो स्टेट ही लॉ बना सकती है। ट्रेड, इरिगेशन, कॉमर्स, तो इसलिए इन सब्जेक्ट्स को स्टेट लिस्ट में रखा गया है। तो ऐसे 59 सब्जेक्ट्स हैं हमारे पास जो स्टेट की इंपॉर्टेंस के हैं। कंकरेंट लिस्ट की अगर हम बात करें तो सब्जेक्ट्स ऑफ कॉमन इंटरेस्ट टू बोथ यूनियन एंड स्टेट, जो यूनियन गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट दोनों मिलकर डिसीजन लेते हैं, उसे हम कंकरेंट लिस्ट में डालते हैं। ऐसे 52 सब्जेक्ट्स हैं हमारे पास। कौन कौन से? एजुकेशन। अब एजुकेशन के ऊपर स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट अलग अलग वो अपना डिसीजन लेते हैं, बट कंकरेंट लिस्ट में भी डिसीजन जो है कॉमन डिसीजन लिया जाता है। फॉरेस्ट के ऊपर भी मैरिज। अब मैरिज के जो रूल्स हैं, जो मैरिज से, डाइवोर्स से रिलेटेड जो रूल्स हैं, वो ऑल ओवर इंडिया, क्योंकि सभी कम्युनिटीज के ऊपर फर्क डालेंगे, इसलिए सब जो है एक जैसे रखे गए हैं। अडॉप्शन एंड सक्सेशन, किसी को अडॉप्ट करना है, किसी सक्सीड करना है किसी ने, तो ये सारी चीजें आपके पास कंकरेंट लिस्ट में, जहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ मिलकर वर्क करते हैं। सो नेक्स्ट वी आर हैविंग पावर शेयरिंग इन सेंटर एंड स्टेट इज बेसिक टू द स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। देखिए, हमारे पास जो पावर शेयरिंग है सेंटर में एंड जो स्टेट है, ये बेसिक स्ट्रक्चर है कॉन्स्टिट्यूशन का। कॉन्स्टिट्यूशन, इट इज नॉट इजी टू मेक चेंजेस इन द पावर शेयरिंग अरेंजमेंट्स। पावर शेयरिंग अरेंजमेंट में चेंजेस करना इजी नहीं है। पार्लियामेंट कैन नॉट on its own change the arrangements. Any change must be the first passed by the both houses of the parliament with at least 2/3 majority. अगर कहा जाए कि कितना कैसे जो है इनमें चेंजेस ला सकते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन में चेंजेस लाए जा सकते हैं या इन सब्जेक्ट्स में, तो देन दोनों हाउसेस, लोकसभा राज्यसभा के 2/3 मेंबर्स की मेजोरिटी चाहिए। सो आफ्टरवर्ड्स also the majority of the legislatures. So then क्या हो सकता है, चेंजेस लाए जा सकते हैं यहाँ पर। Role of judiciary. So now what is the role of judiciary in the federalism? So judiciary play an important role in overseeing the implementation of the constitution provisions and procedures. Judiciary का मेन इंपॉर्टेंट रूल रहता है, कॉन्स्टिट्यूशन बना है, रूल्स बने, रेगुलेशंस बने, फॉलो हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, इनको जुडिशरी ही जो है इम्प्लीमेंट करती है, देखती है। कोई डिस्प्यूट अगर आता है हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट का, तो डिसीजंस जो है वो लिए जाते हैं। डिसीजन कोर्ट्स जो है, हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट जो है, यही डिसीजन लेते हैं। यूनियन और स्टेट गवर्नमेंट जो है को अपने रिसोर्सेज को बढ़ा सकती है, टैक्सेस को बढ़ा सकती है, उसके लिए भी गवर्नमेंट में प्रोसीजर्स दिए गए हैं। अब इंडिया में फेडरलिज्म प्रैक्टिस होती कैसे है? इंडिया में फेडरलिज्म है, ये हमने पढ़ लिया, कैसे प्रैक्टिस होती है। इंडिया में फेडरलिज्म जो है, इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुली किया गया और हम सक्सेसफुल रहे हैं इसमें। डेमोक्रेटिक सेटअप में अगर हम देखें तो स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेटिक सेटअप, हमारे यहाँ पर डेमोक्रेसी है, और ये सेटअप जो है वो स्पिरिट ऑफ फेडरलिज्म को ला रहा है। रिस्पेक्ट ऑफ डाइवर्सिटी, डिजायर फॉर लिविंग टुगेदर। अब कैसे किया गया इम्प्लीमेंट? पहले तो लिंग्विस्टिक स्टेट्स हमारे देश में लाई गई है। मेजर टेस्ट ऑफ डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स का क्या किया गया? लिंग्विस्टिक बेसिस के ऊपर, लिंग्विस्टिक बेसिस के ऊपर, लैंग्वेज के बेसिस के ऊपर जो है वो स्टेट्स बनाएगी। 1947 में जब बाउंड्रीज बनाई गई, बाउंड्रीज बनाएगी तो और स्टेट्स की, इंडिया की, इनको नई स्टेट्स जब बनाया गया तो ये ध्यान रखा गया कि लोगों का जो लैंग्वेज है उसके बेसिस के, उनके कल्चर के बेसिस के ऊपर जो है उनको आगे स्टेट्स को डिवाइड किया जाए। तो कुछ स्टेट्स जो है वो क्रिएट की गई लैंग्वेज के बेसिस पे, और कुछ नहीं की गई। तो कुछ जो है उनके कल्चर और उनकी एथनिसिटी की और उनकी जो ज्योग्राफी है या उनके बेसिस के ऊपर स्टेट्स बनाएगी, जैसे नागालैंड, झारखंड एंड उत्तराखंड। सो सम न्यू स्टेट्स वर आल्सो लेकर ऑन बेस्ड। क्या अब उसके बाद कुछ और स्टेट्स आगे बनी, जैसे कि उत्तराखंड उत्तर प्रदेश से जो अलग हुआ, झारखंड आपके पास जो है वो बिहार से अलग हुआ। So, but the formation of the new states made country more united. अब क्या हुआ, पहले ये सोचा जाता था कि ज्यादा से ज्यादा अगर हम डिवीजन करेंगे और ज्यादा डिवीजन होंगी तो ये देश के लिए खतरनाक है, बट ऐसा नहीं हुआ। जितनी डिवीजन हुई उतना ही काम और स्मूथली चलने लगा। दूसरा, इंडिया में कैसे प्रैक्टिस की जा रही है? इंडिया में लैंग्वेज पॉलिसी जो है वो लैंग्वेज लिंग्विस्टिक बेसिस के ऊपर, क्योंकि स्टेट्स बने हैं तो लैंग्वेज पॉलिसी को फॉलो किया जा रहा है। 22 शेड्यूल लैंग्वेजेस हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन में है। इंडिया में किसी भी लैंग्वेज को जो है नेशनल लैंग्वेज का दर्जा नहीं दिया गया। इंडिया में
जो है हिंदी को पहले ऑफिशियल लैंग्वेज बनाया गया था, पर बाद में जो है क्योंकि 40% ही इंडियंस इसको बोलते थे, तो इसलिए अब 3 लैंग्वेज फॉर्मूला जो है उसको इम्प्लीमेंट किया गया है। अभी कोई कैंडिडेट कोई एग्जामिनेशन दे रहा है सेंट्रल गवर्नमेंट का, तो उसको दोनों लैंग्वेजेस में जो है उसकी रीजनल लैंग्वेज में भी, इंग्लिश में भी, इंटरनेशनल लैंग्वेज में और नेशनल लैंग्वेज में भी पेपर आएगा। मच ऑफ द गवर्नमेंट वर्क जो है वो कहाँ कैसे होता है, ऑफिशियल लैंग्वेज उनकी जो भी कंसर्न लैंग्वेज है उसी में ऑफिशियल लैंग्वेज में होता है। नेक्स्ट है आपके पास यूज ऑफ इंग्लिश ऑफिशियल पर्पसेस के लिए 1965 में बैन कर दिया गया। इसके बाद इंग्लिश को हम ऑफिशियल पर्पसेस के लिए यूज नहीं करते हैं। सो नॉन हिंदी स्पीकिंग स्टेट जो है उन्होंने क्योंकि डिमांड करना शुरू कर दिया था कि हिंदी की जगह जो है वो इंग्लिश को लैंग्वेज बनाया जाए, बिकॉज उन्हें हिंदी नहीं आती है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने अलाउ किया कि हिंदी इंग्लिश विद हिंदी फॉर ऑफिशियल पर्पसेस के लिए यूज किया जा सकता है। सो फ्लेक्सिबिलिटी है हमारे पास लैंग्वेजेस को लेके, पॉलिसी को लेके, तो उसकी वजह से क्या है ये बाकी कंट्रीज में नहीं है। जैसे श्रीलंका में वहां पे सिन्हला और बुद्धिस्ट के बीच में लैंग्वेज को लेके भी उनके बीच में जो प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई, तो ये फ्लेक्सिबिलिटी इंडिया में मिलती है। सेंट्रल स्टेट के अगर रिलेशंस की हम बात करें, सो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। सेंट्रल स्टेट रिलेशन भी फेडरलिज्म के लिए इंपॉर्टेंट है और ये स्ट्रांग होने चाहिए, दैट फेडरलिज्म शुड बी स्ट्रेंथन। इट डिपेंड्स ऑन द पॉलिटिकल पार्टीज एंड लीडर्स हाउ द कॉन्स्टिट्यूशन अरेंजमेंट्स वर्क्स, की कैसे जो है कॉन्स्टिट्यूशन अरेंजमेंट्स जो है होंगे, ये पॉलिटिकल पार्टीज के ऊपर भी डिपेंड करता है। फॉर द लॉन्ग टाइम हमारे देश में क्या रहा, सिर्फ एक ही पार्टी थी जो कि आगे वर्क कर रही थी, एंड दैट वाज कांग्रेस। सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट जो है एंड सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट के बीच में कोई कोऑर्डिनेशन नहीं था। सो इस कोऑर्डिनेशन के लिए क्या किया गया, सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफन मिसयूज द कॉन्स्टिट्यूशन टू डिसमिस द स्टेट गवर्नमेंट दैट वर कंट्रोल बाय द राइवल पार्टीज। बट अब क्या है, अब हमारे पास 1990 से ट्रेंड चेंज हुआ है। कैसे? क्योंकि कोalition गवर्नमेंट आई है, तो कोalition गवर्नमेंट आने की वजह से जो है अब सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट का वर्क जो है वो और अच्छा हो गया है। सो इट लेड टू न्यू कल्चर पावर शेयरिंग, तो इससे पावर शेयरिंग और ज्यादा स्ट्रांग हुई है। लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी की अगर इंडिया में हम बात करें तो वी आर हैविंग अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011 हमारे पास 1300 डिस्टिंक्ट लैंग्वेजेस हैं और 12 हमारे 22 शेड्यूल लैंग्वेजेस हैं जो कि 8th शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है। So next हमारे पास that's the question that's very important, decentralization in India. How decentralization is practiced in India? मीन्स डिसेंट्रलाइजेशन मीन्स क्या होता है कि हमारे पास जो पावर्स हैं इनको लोअर लेवल के ऊपर डिवाइड करना। व्हाई नीड डिसेंट्रलाइजेशन की जरूरत क्या है? इंडिया वास्ट कंट्री है और यहाँ पे दो टायर से जो है वर्क नहीं चल सकता। सो इंडियन स्टेट जो है इतनी बड़ी है, जैसे यूपी इतना बड़ा है जैसे कि रशिया है। यूपी का एरिया इज एज बिगर एज रशिया, महाराष्ट्र इज एज बिग एज जर्मनी। सो दैट्स वाई इतने बड़े एरियाज को कवर करने के लिए हमें प्रॉपर जो है सिस्टम की जरूरत थी। दैट्स व्हाई डिसेंट्रलाइजेशन जो है सिस्टम लाया गया। देयर आर लार्ज नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स और इश्यूज व्हिच कैन बी द बेस्ट टैकल बाय द लोकल गवर्नमेंट। देखिए अब अगर हम पंजाब की बात करें तो पंजाब में अगर डिस्ट्रिक्ट की बात करें, जलंधर, अमृतसर, लुधियाना की बात करें, जो इंटरनल लोगों की प्रॉब्लम है वो अगर आप सोचोगे कि सीएम को या पीएम को पता लग जाएगा तो दैट्स नॉट वेरी इजी टास्क। तो उसके लिए क्या किया गया, सिस्टम को सेट किया गया है। सिस्टम सेट में कि लोकल लोगों की प्रॉब्लम, जैसे लोकल लेवल के ऊपर आपके पास पंचायत हैं, म्यूनिसिपैलिटीज हैं, तो ये लोकल लेवल के ऊपर प्रॉब्लम्स को सॉल्व करें, स्टेट लेवल के ऊपर, डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर सॉल्व हो, स्टेट लेवल के ऊपर, एंड आफ्टरवर्ड्स नेशनल लेवल के ऊपर जो है वो प्रॉब्लम सॉल्व की जाए। सो पीपल हैव बेटर नॉलेज ऑफ देयर प्रॉब्लम्स इन लोकल लोकेलिटी। ठीक है, अगर मेरे यहाँ पे कोई प्रॉब्लम है तो मुझे ज्यादा पता है, अगर मैं सोचूं कि हमारे प्राइम मिनिस्टर को उस प्रॉब्लम के बारे में पता लगेगा तो दैट्स नॉट पॉसिबल। सो एक लोकल लेवल लोगों को जो है ज्यादा अपनी प्रॉब्लम्स का पता होता है और लोग पार्टिसिपेशन से इस प्रॉब्लम को अपनी पार्टिसिपेशन प्रॉब्लम को सॉल्व भी कर सकते हैं। सो दिस हेल्प्स टू इनकलकेट द हैबिट ऑफ डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेशन। इससे क्या होगा, इससे डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेशन बढ़ती है। पंचायत विलेजेस में है, म्यूनिसिपैलिटीज जो है सेटअप हुई है, पर हमारे पास पंचायतें थी 1947 से पहले भी जो है पंचायत सिस्टम था, बाद में भी पंचायत सिस्टम है, बट ये प्रॉपर सिस्टम नहीं था। 1992 में जो है प्रॉपर सिस्टम जो है वो स्टार्ट किया गया। अब क्या स्टेप्स लिए गए, दिस इज अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको जरूर कीजिएगा। व्हाट वर द स्टेप्स टेकन आफ्टर 1992 इन द लोकल गवर्नमेंट, या डिसेंट्रलाइजेशन को कैसे स्ट्रॉन्ग किया गया? तो 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ जिसमें बस पंचायती राज सिस्टम को अडॉप्ट किया गया। 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ हमारे पास जहाँ पे म्यूनिसिपलिटी सिस्टम को जो है अडॉप्ट किया गया। अब चेंजेस क्या लाए गए? अब चेंजेस लाए गए कि पहले इलेक्शन होते थे पर कंपल्सरी नहीं होते थे, रेगुलर नहीं होते थे, अब कंपल्सरी एंड रेगुलर इलेक्शंस को लाया गया। सीट्स जो है रिजर्वेशन की गई शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब एंड ओबीसी अदर बैकवर्ड क्लासेस के लिए।
1/3 सीट्स जो है विमेन की रिजर्वेशन हुई, और पहला इंडिया में हमारे पास सिर्फ लोकल लेवल में ही, लोकल गवर्नमेंट में ही है कि जहाँ पे विमेन के लिए रिजर्वेशन है 1/3। इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशन जैसे स्टेट इलेक्शन कमीशन है, पंचायती सिस्टम, पंचायती राज सिस्टम में किस तरह से इलेक्शंस होंगे, म्यूनिसिपल इलेक्शंस होंगे, उसके लिए इलेक्शन कमीशन सेटअप किया गया। स्टेट गवर्नमेंट जो है will and here the powers do revenue, ठीक, will share the powers of the revenue with the local government bodies, ठीक है। इनके जो रेवेन्यू के सोर्सेज हैं वो अलग अलग डिफाइन किए गए हैं, उनको ये शेयर कर सकते हैं। सो रूरल लोकल गवर्नमेंट की अगर हम बात करें तो है क्या हमारे पास, इसे पंचायती राज सिस्टम भी कहते हैं। विलेज लेवल के ऊपर हमारे पास पंचायत है, पंचायत का जो हेड से सरपंच कहते हैं, और यहाँ पे इनको इलेक्ट कौन करता है, जितने भी अडल्ट सिटीजन हैं जो 18 साल से ऊपर हैं, वो सारे पंचायत को जो है उनके मेंबर्स को इलेक्ट करते हैं। अब अगर हम यहाँ पे बात करें अपनी डिसीजन मेकिंग बॉडी इंटायर विलेज की, वो ग्राम सभा होती है। ग्राम सभा में कौन लोग होते हैं, वो जो लोग 18 साल से ऊपर हैं। तो पंचायत वर्क्स अंडर ग्राम सभा पंचायत, उनकी पंचायत ने काम किसके लिए करना है, ग्राम सभा के लिए करना है, क्योंकि ग्राम सभा से ही वो इलेक्ट हुई है। तो ग्राम सभा के लिए जो है वर्क होते हैं, जितने वोटर्स हैं वो महीने में या एक में साल में 2 या 3 बार या इससे ज्यादा बार जो अपनी प्रोविंस के अकॉर्डिंगली मिलते हैं, डिसीजंस लेते हैं, एंड जो भी उनको अपने एरियाज में प्रोग्रेस करनी होती है उसके बारे में डिस्कशन होती है। नेक्स्ट हमारे पास पंचायत समिति और ब्लॉक समिति और मंडल आता है। फ्यू ग्राम पंचायत जो है, अब कुछ ग्राम पंचायत मिलके क्या करती हैं, ये बनाती हैं ब्लॉक, और मेंबर्स आर इलेक्टेड बाय ऑल द पंचायत मेंबर्स इन दैट एरिया, राइट। नेक्स्ट आपकी जिला परिषद है, डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर जो गवर्नमेंट है, दैट्स आल्सो नोन एज जिला परिषद। ऑल ब्लॉक्स जो हैं, ब्लॉक्स टुगेदर जो हैं, दे आर नोन एज द डिस्ट्रिक्ट जिला परिषद। मोस्ट मेंबर जो है वो कैसे इलेक्ट होते हैं, मेंबर्स इलेक्टेड होते हैं, एमपीज एमएलए अदर ऑफिशियल्स इसके मेंबर होते हैं, हेड इसके जो है आपके पोलिटिकल हेड ऑफ जिला परिषद होते हैं। नेक्स्ट आपका म्यूनसिपलिटीज है, टाउन्स में सेटअप होती हैं, बिग सिटीज में म्यूनसिपल कॉर्पोरेशंस होती हैं। म्यूनसिपलिटीज एंड म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन, ये इलेक्टेड मेंबर्स यहाँ पर होते हैं, एंड म्यूनसिपल चेयरपर्सन जो है आपके पास इज द पॉलिटिकल हेड ऑफ द म्यूनसिपैलिटी, एंड मेयर इज द म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन मेन हेड। एडवांटेजेस क्या है हमारे पास डिसेंट्रलाइजेशन की, या जो रिफॉर्म्स किए गए 1992 के बाद, लार्जेस्ट एक्सपेरिमेंट हुआ डेमोक्रेसी में इंडिया में लोकल गवर्नमेंट के ऊपर, व्हेन द पावर वाज डिवाइडेड इनटू पंचायत एंड म्यूनसिपैलिटीज। 36 लाख पीपल जो है, नाउ वी आर हैविंग द elected representatives in panchayats and municipalities. It helped to deepen the democracy, and it also increased the women participation in the local levels. Difficulties also, we face many difficulties, just like government who have not transferred significant powers to local government. Local government को proper powers जो है वो नहीं मिल रहे, revenue के sources proper जो है इनको नहीं दिए जा रहे. So this is all for today's federalism chapter. If you are having doubts, you can text me. Thank you.